हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शशि और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि अवतल दर्पण में अब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। रूल 6 के बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ चुके थे, जो कि है अवतल दर्पण के बारे में। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वक्रता और अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। चलिए, इसका नाम है रूल 6। रूल 6 के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। देखिए, जब दो स्थानों को जोड़ने पर 6 हो जाए, रूल 6 में जब दो स्थानों को जोड़ने पर 6 हो जाए, 6 हो जाए, तो उसका प्रतिबिंब एक दूसरे के विपरीत स्थान पे बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये है फोकस फोकस को 1 माने हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच 2 माने हैं, वक्रता केंद्र को 3 माने हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच को 4 माने हैं, और अनंत को 5 माने हैं। अगर हम लोग फोकस को फोकस पर रखेंगे तो 1 हुआ, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हुआ, यानी कि फोकस पर रखेंगे तो अनंत बनेगा, और अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यानी कि 2 पर रखते हैं तो 4 2 6 होता है, तो 4 पे बनेगा। यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अगर हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, वक्रता, क्योंकि 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा। चलिए, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो अभी है हम लोग अगर अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं अभी आपको ये समझा देता हूँ। अगर आपको रूल 6 याद नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक, मान लीजिए आपका ये है स्केल। आप अपने स्केल पे माप लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा स्केल नहीं है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। और स्केल से आप अपना चाप को माप लीजिएगा, कितने मीटर का, कितने सेंटीमीटर का आप लेने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 चाप ले लिए हैं, जो कुछ इस तरह से मैंने इसमें छिद्र कर दिया है, ठीक है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमको बनाना है एक अर्धगोला। क्या बनाना है, अर्धगोला, अवतल दर्पण टाइप का, अवतल दर्पण टाइप का। देखिए, हम एक तरह से माप लिए हैं। अगर आप अपने चाप पे माप सकते हैं, चाप से माप सकते हैं कुछ इस तरह से। मान लीजिए एक फिक्स बिंदु लेना है आपको, तो ठीक है, मैं यहाँ से एक अर्धगोला खींच रहा हूँ। कुछ इस तरह से अवतल दर्पण को हम लोग बनाएंगे, कुछ इस तरह से अवतल दर्पण को हम लोग बनाएंगे। ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण बन गया। देखिए यहाँ पर जो आ गया, ये हो गया इसका केंद्र। केंद्र को ही हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बिंदु को हम लोग मिला देंगे। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये बिंदु है, यहाँ सी से लेकर के पी तक हम लोग क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर एक रेखा खींच ली, और ये हो गया आपका पी। और बिल्कुल इसका आधा पे लेना है हम लोगों को फोकस को, क्योंकि वक्रता केंद्र, फोकस जो होता है वक्रता केंद्र की आधी होती है। ये बात आप लोग जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी ये बात बताया है। चलिए, इसका अगर हाफ करते हैं तो मैंने देखिए यहाँ पर ये 2 छिद्र लिए हैं, तो मैं यहाँ पर इसको मोड़ करके कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं माप लेता हूँ, तो मुझे आ रही है लगभग ये यहाँ पर। अगर आप इस पे स्केल पे लेते हैं तो आपको ये फिक्स बिंदु होगा, स्केल पे लीजिएगा तो, ठीक है। तो हम लोग फोकस पे एक वस्तु रख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसको हम लोग फोकस पे रखे हैं, तो फोकस पे कुछ इस तरह का एक चित्र बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने, मान लीजिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का लेते हैं, मान लिए हम लोग की 6 सेंटीमीटर का लिए हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर की दूरी माप करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका आर, और ये हो गया आपका फोकस, ठीक है। फोकस दूरी हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए, एक वस्तु को यहाँ पर रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट रेखा खींचते हैं। और ये भी बात बता चुके हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी। देखिए, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। इसका जो नाम होता है दोस्तों, इसका नाम होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मैं इसके एक मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींच रहा हूँ, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये बाहर कलाई किया हुआ है। मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ये समझ में आए कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो चलिए, ये कहाँ से होकर गुजरेगी,
बिल्कुल फोकस से होकर गुजरेगी ये प्रकाश की किरण, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जाती है वो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। तो ये फोकस से गुजर गई आपका, ठीक है। तो ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। दूसरा हम लोग एक रेखा खींचते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और वक्रता केंद्र पर ही गुजरेगी। देखिए इस वस्तु मतलब वस्तु के ऊपर से होकर जाएगी, ये सब बातों को आप लोग ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये इधर से होकर गुजरेगी, वस्तु को छूते हुए इस अवतल दर्पण से टकराएगी और इस तरह से गुजर जाएगी। तो देखिए ये वस्तु आपतित किरण हुई और ये परावर्तन के बाद यहाँ से गुजरी, और ये वक्रता केंद्र से जो होकर प्रकाश की किरण जाती है वक्रता केंद्र से होकर ही आती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये भी क्या होगी अपना, ये सीधा सीधा नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये देख लेते हैं हम। तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से होकर जाएगी, जो हम लोगों को लग रहा है कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आपस में ये कहीं नहीं मिलेगी। तो इस तरह से बनता है हम लोगों का, अगर फोकस पर रखा जाए प्रतिबिंब तो वो कहाँ बनती है, अनंत पर। ये समांतर किरण प्रकाश की किरण जा रही है जो आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, जैसे रेल की पटरी हो गई, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहते तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन होगी, अगर अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखा दे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आंसर में आएगा यदि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। हम लिख रहे यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कुछ इस तरह से होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति, यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति लिखना है आपको, प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा, जो अवतल दर्पण में वस्तु, ये अवतल दर्पण है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगी वो कौन सा प्रतिबिंब बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और दूसरी बात प्रतिबिंब वास्तविक होगा, इसके बाद प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा। देखिए ये वस्तु छोटा है और अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वास्तविक होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा, प्रतिबिंब उल्टा भी होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। और तीसरी पॉइंट इसमें ये आएगी कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो ये दोस्तों ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस बात को आप लोग लिखना चाहते हैं कुछ लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन पे अब अगर अवतल दर्पण में वस्तु को ये फोकस पर हो गई, अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप लिख लिए तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से मिटा दे रहा हूँ। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, फोकस और वक्रता केंद्र के रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए मैं ये एक बार खींच लिया हूँ तो मैं वो तो बोर्ड पे मिटा सकता हूँ, आप लोग अपना दूसरा खींच लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मैं इस लाइन को मिटा दे रहा हूँ, दर्पण सेम ही रहेगा हम लोगों का, मैं दर्पण को सेम रख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे बार बार खींचना पड़ेगा ये, इससे अच्छा है कि मेरे पास तो ये है कि जुगाड़, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सेम टू सेम है, फोकस अगर आप ये वक्रता त्रिज्या r ले रहे हैं तो ये फोकस इतना ले रहे हैं, ये कैसे खींचना ये समझ में आ ही गया आपको। अब मैं वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहा हूँ। मान लीजिए एक वस्तु है जिसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ,
ये, ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। देखिए इस वस्तु का नाम हम लोग रख देते हैं ए बी, और ये मुख्य अक्ष के समांतर, सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और ये दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। थोड़ा से टेढ़ा हो रहा है ये, मैं एकदम बिल्कुल करेक्ट कर रहा हूँ इसको, कुछ इस तरह से। तो ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, तो यहाँ से होकर ये गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं हम लोग, फोकस से होकर गुजर रही है ये, ठीक है। और ये मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरा, वक्रता केंद्र से हम लोग खींचेंगे, जो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर ही गुजरती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग एक रेखा ले लेते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है दर्पण पे, और परावर्तन के बाद ये कहाँ से होकर गुजरेगी? वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। एक स्ट्रेट लाइन लेना है, लोगों को पूरा खींचना है इसको, तो कुछ इस तरह से हम लोग खींच देंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये इस लाइन को, ये जो मुख्य अक्ष है थोड़ा सा छोटा है, तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से। लीजिए, अब ये जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटा, वहीं पर ये प्रतिबिंब आपस में बनेगी। ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? वहीं पर बनेगी जहाँ पर ये एक दूसरे को ये लाइन काटी, तो इस तरह से। और इसको हम लोग मान लेते हैं ए डैश बी डैश, और ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कुछ इस तरह से। तो अभी आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये समझ में आ गया आपको किस तरह से खींचे लाइन। और ये वक्रता केंद्र से होकर गुजर गई तो वक्रता केंद्र से आपतित हुई, तो वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो रही है। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर जाकर देख सकते हैं, तो आपको और बेटर तरीके से ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए इस हिसाब से भी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच दो पर रखे तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है हम लोगों को यहाँ पर फोकस, और यहाँ पर मान लेते कोई दूर बिंदु अनंत है। फोकस और अनंत के, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यहाँ देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच 4 है, 4 दूर 6, तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा, मतलब एक दूसरे के विपरीत जगह पे बनेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। आप यहाँ से भी रूल 6 से भी रिलेटेड कर सकते हैं कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच 2 पे रखे तो इसका प्रतिबिंब 4 पे बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है। तो इसका जो प्रकृति होगा प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, पहला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, दूसरा प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब उल्टा होगा, और तीसरी बात जो है यहाँ पर वो होगी कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। वहाँ पे था बहुत बड़ा, यहाँ पर हम लोग प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग बना रहे हैं, ये किस तरह से बनाएं और एकदम एक्यूरेट मिलेगा। अगर आप इसको मापते हैं ठीक से, है ना, तो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा ये आपको, ठीक है। लिख लीजिए इसको, अगर आप लिख लिए तो ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप।
चलिए, तो मैं आपको इसको मिटा करके फिर से एक चीज लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दिए अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चलिए, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, वक्रता केंद्र यही C है। अगर यहाँ पर रखेंगे वस्तु को, 3 यही वाला स्थान है, 3 पर ही बनेगा, यानी कि इसी बिंदु पर बनेगा। चलिए, इस ड्रॉ को भी हम लोग, इस चित्र को भी हम लोग खींच लेते हैं। एकदम आपको माप करके लेना है। ये अर्धगोला किस तरह से खींचे, ये सब समझ में आ ही गया होगा आपको। दर्पण किस तरह से खींचे हैं कि जितना भी लेंगे हम लोग त्रिज्या को, यहाँ पर त्रिज्या हम लोग 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का एक चाप ड्रॉ कर लेंगे पूरा ऐसे करके। आप चाप से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख दिया वस्तु को C पर, वक्रता केंद्र पर रख दिया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। शायद ये पूरी तरह से नहीं आ रही थी, मैं अभी चेक किया तो मुझे पता चला कि ये पूरी तरह से नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरह से हम लोगों को खींचना है। ठीक है, चलिए, अगर C पर रखेंगे तो इसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण खींचेंगे, जो कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये एक प्रकाश की किरण हम लोग खींचेंगे जो कहाँ से होकर गुजर रही है? फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, चलिए, दूसरे प्रकाश की किरण जो हम लोग खींचेंगे यहाँ पर, तो उसको हम लोग खींच लेते हैं। C से तो नहीं करना है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण इधर से है, तो दूसरा हम लोग खींचेंगे इसको फोकस से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण। मान लीजिए फोकस से होकर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये परावर्तन के बाद यहाँ से होकर गुजरेगी कुछ इस तरह से, तो ये यहाँ पर C पर ही बनेगा। देखिए, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पूरा का पूरा इसको सीधी लाइन नहीं खींची है, जिस तरह से पहले खींचे थे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा, जो एकदम परावर्तन के बाद एकदम C पर ही आके कटेगी, C पर मिली और ये यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रकृति हम लिख देते हैं तो आप समझिएगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और दूसरा बात, प्रतिबिंब उल्टा होगा, और तीसरी बात कि प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु के बराबर होगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको खींच लेंगे। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गई तो हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो कहाँ पर बनेगी। चलिए, सबसे पहले मैं इस चीज़ को ख़त्म कर लेता हूँ आपको। ठीक है, तो अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ये हो गया आपका C, ये हो गया यहाँ पर F था, मापा हुआ था, और यहाँ पर मैं एक वस्तु को दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसके समांतर एक लाइन खींचिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, देखिए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच 4 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 4 2 6, 2 पे बनेगा, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से जाएगी, ये फोकस से होकर गुजरेगी प्रकाश की किरण,
तो फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है। दूसरा हम लोग सी से प्रकाश की किरण जाएगी तो सी से होकर गुजरेगी, ये बात हम लोग सबको ही जानते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे को कहाँ काटा, यहाँ पर काटा भैया, तो ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसको ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। देखिए अब प्रतिबिंब छोटा बनने लगा, क्या होने लगा, छोटा बनने लगा। तो अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, अनंत के बीच रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए, हाँ अनंत के बीच रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, फोकस के बीच बनेगा। देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन यह वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट अनंत पर रखा जाए प्रतिबिंब तो कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए अनंत पर अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 1 पर बनेगा, अनंत 5 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस 1 पर बनेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु, कोई वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगी, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है। देखिए यहाँ पर जो प्रकाश की किरण जाएगी, यहाँ पर हम लोग वस्तु को अनंत पर नहीं रख सकते क्योंकि अनंत कहाँ से कितनी दूरी पर है ये कहना मुश्किल है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये एक समांतर किरण, मान लीजिए समांतर किरण एक आ रही है जो दर्पण से कहीं पर टकराएगी, तो कुछ इस तरह से समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, ये तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी, रैंडम आ रही है आएगी सब, तो ये मान लीजिए यहाँ से होकर गुजर रही है, कहाँ से होकर गुजर रही है, यहाँ से होकर गुजर रही है, ठीक है। और दूसरा प्रकाश की किरण मान लेते हैं लोग, इसके समांतर मुख्य इसके समांतर प्रकाश की किरण आएगी जो पी पर आपतित हो रही है, मान लेते हैं लोग कहाँ पर आपतित हो रही है, पी पर आपतित हो रही है। तो ये यहाँ से इतना कोण बना के साथ पी, अगर आई कोण के साथ आ रही है तो आर कोण के साथ रिटर्न होगी, ये एफ है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होगा, दोनों के एक दूसरे को काटा तो यहाँ पर प्रतिबिंब इसका बनेगी, ठीक है। तो हमने वक्रता यहाँ पर लिख देते हैं अनंत पर रखा जाए, यदि प्रतिबिंब को अनंत पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए ये अनंत से समांतर आती प्रकाश की किरण, अनंत से समांतर आती प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है। तो अनंत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा रही है, ये फोकस पर कहाँ हो रही है, फोकस पर मिल रही है, एफ पर मिल रही है। तो इसका भी होगा अवतल दर्पण से वस्तु यदि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक है। ये बात सेम होती प्रकृति, प्रतिबिंब की वस्तु, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से यहाँ पर जो छोटा था अब होगा बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा। आशा करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब एक स्पेशल केस है अवतल दर्पण में कि अगर वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, एक स्पेशल केस है, मैं आपको बता देता हूँ। एक स्पेशल केस है कि अगर वस्तु को, ये अवतल दर्पण हो गई आपकी मान लेते हैं, ठीक है, ये ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और आँख नाक कान के डॉक्टर भी इस दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। यदि अवतल दर्पण को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, किसी वस्तु को अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और अवतल दर्पण का उपयोग आँख नाक कान के डॉक्टर क्यों करते हैं, सौर भट्ठी में क्यों उपयोग होता है इसका, इन टोटल की जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी, जो को भी पढ़ने वाले हैं उसको फॉलो जरूर, उसको भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मुझे फेसबुक पे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।